जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एम.के. सिंह। स्वागत है आपका स्टडी वेब ऑनलाइन पोर्टल पर। देखिए, आज जो हम चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मैजिक ऑफ एरर डिटेक्शन। बहुत बार आपने देखा होगा लोगों का बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि एरर डिटेक्शन की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाए। तो जिस तरह से मैथ में, रीजनिंग में बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स रहती हैं, उसी तरह से इंग्लिश में भी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स रहती हैं। और किस तरह से हम ये एरर डिटेक्शन का जो सेक्शन है इसको बहुत ही एंजॉय करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के साथ। देखिए, सबसे पहले हम कुछ वर्ड्स यहाँ पे लिखेंगे जो आपको याद करने हैं। जैसे सबसे पहले लिख लेते हैं इलेक्ट, सिलेक्ट, अपॉइंट, मेक, कॉल, नेम, थिंक, डिक्लेयर, ईटीसी। अगर किसी सेंटेंस में ये वर्ड आ जाते हैं तो हमें क्या करना है? डोंट यूज एज आफ्टर दीज। किसी भी सेंटेंस में अगर ये वर्ड आ जाते हैं तो इनके बाद कभी भी हम एज का यूज नहीं करेंगे। और ये है हमारा मैजिक नंबर 1। इस पर आधारित सवाल बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अगर इस पर आधारित क्वेश्चन हमारा बनता है एग्जाम में तो किस तरह से क्वेश्चन बनता है जरा देखते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन यहां पे लिख लेते हैं कि एरर डिटेक्शन में इस पर आधारित सवाल किस तरह से दिया जाता है। तो ही थिंक्स हिमसेल्फ एज अ ग्रेट स्कॉलर। और इस तरीके से इसके पार्ट कर दिए जाते हैं। पहला पार्ट रहता है ए, दूसरा पार्ट रहता है बी, तीसरा पार्ट रहता है सी और चौथा पार्ट रहता है डी। इसमें लिखा रहता है नो एरर। तो सबसे पहले अभी हमने देखा कि कुछ वर्ड हैं जैसे इलेक्ट है, सिलेक्ट है, अपॉइंट है, मेक है, कॉल है, नेम है, कंसीडर है, डिक्लेयर है, चूज है, थिंक है। इनके बाद कभी एज नहीं लगता है तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। और इस तरीके से हम इसके बाद एज का यूज नहीं करेंगे। एक और एग्जाम्पल यहां देख लेते हैं कि अ मैन ऑफ 50 can't be called as young। और इस तरीके से लास्ट पार्ट को हम लिख देते हैं नो एरर। ये सी पार्ट रहेगा, ये बी पार्ट रहेगा और ये ए पार्ट रहेगा। तो अ मैन ऑफ 50 can't be called as young। इट मीन्स क्या है कि अगर किसी सेंटेंस में कॉल्ड आ जाता है तो इसके बाद हम एज का यूज नहीं करेंगे और इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा सी। एक और एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। आई यूज टू कंसीडर यू एज द ओनर ऑफ दिस कंपनी बट यू टर्न आउट टू बी अ पियोन। और लास्ट में लिखा रहेगा नो एरर। तो इस तरीके से अगर हम इस सेंटेंस के टुकड़े कर लेते हैं तो हमारा पहला पार्ट है ए, दूसरा पार्ट है बी, तीसरा पार्ट है सी और चौथा पार्ट है डी। डी का मतलब अगर इसमें कोई एरर नहीं होती है तो डी मार्क करते हैं। अभी रिसेंटली हमने कुछ वर्ड पढ़े थे जैसे डिस्कस, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, रीच, रिजेंबल, अभी कुछ वर्ड पढ़े थे जैसे इलेक्ट, सिलेक्ट, अपॉइंट, मेक, कॉल, नेम, कंसीडर, डिक्लेयर, चूज। इस तरह से अब हम देखेंगे यहाँ पर कंसीडर वर्ड अगर हमारा आया है तो इसके बाद हम एज वर्ड का यूज नहीं करेंगे और इस तरह से हमारा जो आंसर होगा वो आंसर होगा बी। अब चलते हैं नेक्स्ट जो मैजिकल ट्रिक है उसकी तरफ। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। अल्टीमेटली आपको ये वर्ड याद रखने हैं। कौन कौन से वर्ड हैं? इलेक्ट है, सिलेक्ट है, अपॉइंट है, मेक है, कॉल है, नेम है, डिक्लेयर है, कंसीडर है। और इनके बाद हम कभी भी एज का यूज नहीं करने वाले हैं। अगली जो हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं वो किस पर आधारित आते हैं? तो यहां पर मैं कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं और वो वर्ड आपने याद करने हैं। डोंट यूज एनी प्रेपोजिशन विद द फॉलोइंग वर्ड FOLLOWING। अब देखिए यहां पे कुछ वर्ड्स हैं जिनको लेकर क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि इनके बाद हम कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं करते हैं। और वो वर्ड कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले लिखेंगे डिस्कस, DISCUSS, डिस्क्राइब,
explain, reach, resemble, comprise, meet, join, enter, attack, assist, resist, demand, order, sign, obey, combat, invade, pervade, eschew, accompany, emphasis, etc. तो अगर किसी सेंटेंस में ये वर्ड आ जाते हैं, ये कौन कौन से वर्ड हैं आपको याद रखने हैं। सबसे पहला वर्ड है डिस्कस, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, रीच, रिजेंबल, कंप्राइज, मीट, ज्वाइन, एंटर, अटैक, असिस्ट, रेसिस्ट, डिबर्न, ऑर्डर, साइन, ओबे, कॉम्बैट, इन्वेड, परवेड, एस्क्यू, अकम्पनी, एम्फेसिस। इसी तरीके से कुछ और वर्ड भी हैं, जैसे यहां पे हम लिख लेते हैं अबेट, डेस्पाइट, etc। इनके बाद कभी कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं किया जाता है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो किस तरह से क्वेश्चन आएगा कि ये वर्ड्स जो हैं वो दिए रहेंगे और इनके बाद में एक सुपरफिलियस प्रीपोजिशन दिया रहेगा। तो किस तरह से सवाल यहां पर आता है, जरा देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम्स में यहां से उठाए जाते हैं। तो ये वीडियो को पॉज कर आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल यहां पे लेते हैं। देखिए सबसे पहले द टीचर एक्सप्लेन अबाउट द पोएम टू द स्टूडेंट्स वेरी वेल, और लास्ट में लिखा रहेगा नो एरर। तो ये जो हमारा पहला पार्ट है वो ए है, और दूसरा पार्ट है वो बी है, तीसरा पार्ट है वो सी है, और चौथा पार्ट हमारा डी है। तभी रिसेंटली हमने कुछ वर्ड देखे थे, जैसे डिस्कस, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, रीच, रिजेंबल, कंप्राइज। तो एक्सप्लेन के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, और इसलिए जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा ए। इसी तरह से अगला सवाल देखते हैं नेक्स्ट। दिस बिल्डिंग comprise of 100 flats। ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, नेक्स्ट सी पार्ट है, और नेक्स्ट डी। तो इस तरीके से अगर हम इस सेंटेंस में एरर फाइंड करेंगे तो कंप्राइज, अभी हमने एक वर्ड देखा था, कंप्राइज के बाद कभी कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता, और iसीलिए यहां पे हम ऑफ का यूज नहीं करेंगे। अब देखिए एक और एग्जाम्पल यहां देख लेते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर, ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड द यूएसए अटैक ऑन जापान, और नेक्स्ट में लिखेंगे नो एरर। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यूएसए ने जापान पे अटैक किया। तो यहां देखेंगे अटैक के बाद भी कोई प्रेपोजिशन यूज नहीं होता है, और इसलिए अगर हम एरर फाइंड करेंगे तो एरर किस पार्ट में रहेगा, एरर रहेगा पार्ट सी में। तो आपको याद रखना है ये कौन कौन से वर्ड हैं, ये डिस्कस, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, रीच, रिजेंबल, कंप्राइज, इसी तरीके से मीट, एंटर, अटैक, इन्वेड, परवेड, एस्क्यू, अकम्पनी, कंट्रोल। इस तरह से ये वर्ड है जिनके साथ में हमें कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं करना है। अब एक सवाल आ रहा होगा जहन में कि इनके बाद प्रीपोजिशन यूज क्यों नहीं करते हैं, तो इसको लेकर थोड़ा सा एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आप यहां देख लेंगे। देखिए सबसे पहले अगर आपने पढ़ा हो कहीं कि हम सेट टू को क्या लिखते हैं, सेट टू को हम लिखते हैं टोल्ड, लेकिन टोल्ड के बाद कभी टू नहीं लगाते, इसीलिए हम वेट फॉर जो वर्ड रहता है
इसी तरह से इसको लिखते हैं अबेट, इसीलिए अबेट के बाद प्रीपोजिशन नहीं लगता। अगला है इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ को लिखते हैं डेस्पाइट, इसीलिए डेस्पाइट के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता। अगला है कंसिस्ट ऑफ, और कंसिस्ट ऑफ को लिखते हैं कंप्राइज, इसीलिए कंप्राइज के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता। अगला वर्ड है कम अक्रॉस, और इसीलिए कम अक्रॉस को लिखते हैं मीट, और मीट के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता। अगला है अराइव एट, और अराइव एट को लिखते हैं रीच, इसीलिए रीच के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता। अगला वर्ड है आस्क फॉर, आस्क फॉर को लिखते हैं डिमांड, और इसीलिए डिमांड के बाद कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होता है। तो इस तरीके से ये वो वर्ड है जिनमें प्रीपोजिशन का सेंस ऑलरेडी हिडन होता है, तो इनके बाद हम कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं करते हैं। इस पर आधारित सवाल बहुत सारे सवालों क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी हो या बैंक हो या कोई भी वनडे एग्जाम हो जिसमें भी इंग्लिश का सेक्शन पूछा जाता है, वहां पर इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलते हैं। तो हमारा पहला जो सबसे पहला ट्रिक था वो ये था कि कुछ ऐसे वर्ड है जिनके बाद में इलेक्ट है, पॉइंट है, मेक है, कॉल है, नेम है, कंसीडर है, डिक्लेयर है, जिनके बाद कभी एज नहीं लगाते हैं। अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि कुछ ऐसे वर्ड है जिनके बाद हम कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं करते हैं, और वो वर्ड हैं डिस्कस, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, रीच, रिजेंबल, कंप्राइज, इसी तरीके से असिस्ट, रेसिस्ट, इनवेड, परवेड, एस्क्यू, कॉम्बैट। तो ये वर्ड सारे आपको याद करने हैं। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, और इस पर आधारित सवाल भी एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं। और अगला जो हमारा पॉइंट है वो कौन सा है, देखिए कुछ वर्ड रहते हैं जैसे अनटिल, अनलेस, हार्डली, रेयरली, वेयरली, स्कैर्सली, सेल्डम, लेस्ट। अगर किसी सेंटेंस में ये वर्ड आ जाते हैं, दीज ऑल आर नेगेटिव वर्ड्स, तो कभी भी इनके साथ हम दूसरा नेगेटिव यूज नहीं करते। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि डोंट यूज अदर नेगेटिव विद दीज और आफ्टर दीज। इनके साथ या इनके बाद हम कोई दूसरा नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करेंगे। इट मीन्स इनके बाद नो, नॉट, नथिंग, नेवर, इस तरह का अगर कोई वर्ड आपको मिलता है तो वो गलत होता है। तो इनको लाइन से याद करेंगे, अनटिल, अनलेस, हार्डली, रेयरली, वेयरली, स्कैर्सली, सेल्डम, लेस्ट। अगर किसी सेंटेंस में ये वर्ड आ जाते हैं तो इनके बाद कोई दूसरा नेगेटिव वर्ड यूज नहीं होना चाहिए। अब इन पर आधारित सवाल किस तरह से पूछा जाता है, तो एक बार आप ये वर्ड फिर से देख लेते हैं, अनटिल, अनलेस, हार्डली, रेयरली, वेयरली, स्कैर्सली, सेल्डम, लेस्ट। अब चलते हैं क्विज सेक्शन की तरफ कि किस तरह से सवाल इन वर्ड्स पर आधारित जो है वो पूछा जाता है। वन बाय वन हम इनका एक एक एग्जाम्पल जो है समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहला एक सेंटेंस लिखते हैं कि दे विल नॉट कम अनलेस यू डू नॉट इनवाइट देम, और लास्ट में लिखेंगे नो एरर। तो ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट बी है, तीसरा पार्ट सी है। तो दे विल नॉट कम अनलेस यू डू नॉट इनवाइट देम। जैसे ही हमने देखा कि अनलेस के बाद डू नॉट लगा है तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, और इस तरीके से हम डू नॉट को यहां से हटा देंगे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, बी वेटेड एट द स्टेशन until the train did not arrive। और लास्ट में लिखेंगे नो एरर। ये डी पार्ट है, ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है और ये सी। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर एक नेगेटिव वर्ड दिया गया है अनटिल। अनटिल का मतलब होता है टिल नॉट, और अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट। अगर हम अनलेस की बात करें तो अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, और अगर हम अनटिल की बात करें तो अनटिल का मतलब होता है टिल नॉट।
तो इट मीन्स क्या है कि इस सेंटेंस में जब ऑलरेडी अंटिल दिया गया है तो अंटिल के बाद ना तो नॉट आएगा, और जब नॉट नहीं आएगा तो डिड भी हटेगा, और जब डिड हटा देंगे तो अराइव का पास्ट टेंस अराइव्ड हो जाएगा और हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। तो इस तरीके से अनटिल और अनलेस पर क्वेश्चन इस तरीके से यहां बनता है। अनलेस अंटिल के बाद अगला देखते हैं हार्डली, रेयरली, वेयरली, स्कैर्सली पर आधारित सवाल किस तरीके से आता है। तो एक चीज आपने याद रखना है कि अगर किसी सेंटेंस में हार्डली आ जाता है, रेयरली आ जाता है, बेयरली आ जाता है या फिर स्कैर्सली आ जाता है, तो इसमें क्या रहता है, अगर इसके बाद नो लिखा है, नॉट लिखा है, नथिंग लिखा है या फिर समथिंग लिखा है, क्योंकि ये निगेटिव वर्ड है तो इसलिए इसके बाद हम समथिंग का यूज भी नहीं करते हैं, और अगर ये आ जाता है तो ये हमेशा गलत होगा और ये एरर फाइंड करने में आपकी हेल्प करेगा। इसके बाद हम क्या लगा सकते हैं, एनी लगा सकते हैं या फिर एनीथिंग लगा सकते हैं। अगर इसके बाद एनी या फिर एनीथिंग आ जाता है तो ये हमेशा सही होगा, अगर नो, नॉट, नथिंग या समथिंग आ जाता है तो वो गलत होगा। देखिए क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ही हैड हार्डली नथिंग टू ईट, ये पहला पार्ट है ए, दूसरा पार्ट है बी, तीसरा पार्ट है सी और चौथा पार्ट है डी, नो एरर। तो उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। हार्डली के बाद अगर नथिंग आ गया तो आप आंख बंद करके टिक कर देंगे, आंसर हो जाएगा बी। इंप्रूव करेंगे तो क्या करेंगे, नथिंग के प्लेस पर क्या लगा देंगे, एनीथिंग विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं यहां पर कि आई फाउंड हार्डली समथिंग इंटरेस्टिंग, INTERESTING, I found hardly something interesting in his character, CHARACTER, when I read his biography। और लास्ट में लिखेंगे नो एरर। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी समथिंग पर बेस क्वेश्चन भी दे दिया जाता है। तो आई फाउंड हार्डली समथिंग इंटरेस्टिंग इन हिज कैरेक्टर व्हेन आई रेड हिज बायोग्राफी। अब हमने देखा अभी कि नो, नॉट, नथिंग या समथिंग आ जाता है तो ये कॉम्बिनेशन हमेशा गलत होता है। इट मीन्स अगर एरर मार्क करेंगे तो हार्डली के बाद अगर समथिंग लगा है तो डेफिनेटली ये गलत लगा है, और अगर हम इसको इंप्रूव करेंगे तो समथिंग को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, एनीथिंग से, और अगर यहां एनीथिंग आ जाता है तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से एरर हमारी किस पार्ट में आ जाएगी, बी पार्ट में एरर मार्क करेंगे। अब एनी कब लगाना है और एनीथिंग कब लगाना है ये और समझ लेते हैं। देखिए एनीथिंग और नथिंग आता है तब जब कोई नाउन अनकाउंटेबल दिया हो, और एनी कब आता है, जब यहां पर नाउन काउंटेबल दिया हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल सी हैड हार्डली नो फ्रेंड व्हेन सी केम टू दिल्ली, जब वो दिल्ली आई थी तो उसका कोई मित्र नहीं था। ये हमारा ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है और नेक्स्ट डी पार्ट है। तो सी हैड बेयरली नो फ्रेंड व्हेन सी केम टू दिल्ली। अब यहां हार्डली हो या वेयरली हो या स्कैर्सली हो, एक ही मतलब होता है। तो हार्डली के बाद अगर नो लगा है तो वो गलत है और इसका मतलब हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। अगर हम इसको इंप्रूव करते हैं तो हम क्या करेंगे, सी हैड हार्डली, फ्रेंड काउंटेबल होते हैं, इसीलिए हम यहां पर क्या लगाएंगे, सी हैड हार्डली एनी फ्रेंड व्हेन सी केम टू दिल्ली। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट जो है हार्डली, वेयरली, रेयरली, स्कैर्सली का क्लियर हो गया होगा। किसी भी सेंटेंस में अगर ये वर्ड आ जाते हैं तो आपको याद रखना है अनलेस, अनटिल, हार्डली, रेयरली, वेयरली, स्कैर्सली, सेल्डम, लेस्ट, इनके बाद कभी दूसरा नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करते हैं। अब देखिए लेस्ट की अगर हम बात करें तो एक एग्जांपल आप लेस्ट का देख लीजिए। लेस्ट का मतलब होता है इट मे नॉट हैपन, इट मे नॉट हैपन, कहीं ऐसा ना हो जाए। और एक चीज और याद रखेंगे, लेस्ट के कॉम्बिनेशन में हमेशा हम शुड का यूज करते हैं। इस पर आधारित सवाल डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाता है। एक एग्जाम्पल यहां लिख लेते हैं, वर्क हार्ड
लेस्ट, यू मे नॉट फेल अगेन, यू मे नॉट फेल अगेन। मेहनत करिए कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम फिर फेल हो जाओ। तो इस तरीके से लेस्ट का मतलब रहता है मे नॉट, लास्ट में दिया रहेगा नो एरर, डी पार्ट में रहेगा नो एरर। अभी हमने देखा यहाँ लेस्ट वर्ड दिया गया है, लेस्ट का मतलब होता है मे नॉट हैपन, तो इसलिए कभी भी लेस्ट के बाद कोई दूसरा नेगेटिव वर्ड अगर दिया है तो वो हमारा आंसर है, नॉट हटा देंगे। दूसरा पॉइंट नोटिस करना है कि लेस्ट के कॉम्बिनेशन में हमेशा शुड आता है, तो इसका मतलब ये है कि हम मे भी हटा देंगे और इसके प्लेस पर हम क्या लगा देंगे, शुड। तो करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल अगेन। मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम फिर फेल हो जाओ। एक और कॉन्सेप्ट यहां पे देखिए सेल्डम का है, तो सेल्डम अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड होता है। सेल्डम का एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जैसे बी सेल्डम डोंट वेस्ट अ टाइम, बी सेल्डम डोंट वेस्ट अ टाइम, कभी कभी हम अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं। तो इस तरीके से अगर सवाल आ जाता है एग्जाम में, तो ये मैजिकल ट्रिक हैं जिनसे हम आसानी से एरर फाइंड कर सकते हैं। अभी आपने देखा यहाँ सेल्डम लगा हुआ है, और जैसे ही हमने सेल्डम देखा तुरंत हमें आंसर हिट करना है और आंसर हमारा हो जाएगा डी। तो यहाँ पे देखिए हमने जो अभी ट्रिक्स देखी हैं वो कौन कौन सी ट्रिक्स देखी हैं, एक बार मैं इनको रिव्यू करता हूँ। सबसे पहले हमने देखा कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके बाद में हमें एज नहीं लगाना होता है, और वो वर्ड होते हैं इलेक्ट, सिलेक्ट, अपॉइंट, मेक, कॉल, नेम, डिक्लेयर, कंसीडर, चूज, थिंक। इस तरह से इनके बाद कभी एज नहीं आता है। दूसरा हमने देखा कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके बाद कोई प्रपोजिशन नहीं आता, तो आपको याद रखना है एक्सप्लेन, डिस्कस, डिस्क्राइब, रीच, रिजेंबल, कंप्राइज, मीट, ज्वाइन, एंटर, अटैक, असिस्ट, रेसिस्ट, इनवेड, परवेड, एस्क्यू, कॉम्बैट, अकम्पनी, इस तरह के वर्ड्स आते हैं। और उसके बाद तीसरा हमने देखा क्योंकि कुछ नेगेटिव वर्ड होते हैं, और ये नेगेटिव वर्ड होते हैं अनलेस, अनटिल, हार्डली, रेयरली, वेयरली, स्कैर्सली, सेल्डम, लेस्ट। तो कभी भी इनके बाद कोई नेगेटिव वर्ड यूज नहीं किया जाता है। इन पर बेस क्वेश्चन किस तरीके से आता है ये आपने ध्यान रखना है। तो इसी तरीके से मिलते हैं अगले सेशन में। एरर डिटेक्शन के मैजिकल ट्रिक का ये पार्ट 1 था, जिसमें हमने कुछ विशेष ट्रिक्स यहाँ पे जो है समझाने की कोशिश की है। आई होप यू एंजॉय द सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।